नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 10 अगस्त तक कई इलाकों में होती रहेगी बारिश। झारखंड में 10 अगस्त तक कई इलाकों पर बारिश होती रहेगी। बता दें कि इस दौरान 6 और 7 अगस्त को झारखंड के देवघर और धनबाद समेत झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि झारखंड में सोमवार को कई इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड में 10 अगस्त तक राज्य में बारिश होती रहेगी। बता दें कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 6 और 7 अगस्त को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड में इन शिक्षकों का हुआ अंतर जिला स्थानांतरण। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड के 665 प्राइमरी टीचर्स का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। खबरों की माने तो यह स्थानांतरण विशेष परिस्थिति, गंभीर रोग, दिव्यांग, महिला, पति पत्नी वाले शिक्षकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर झारखंड में राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में किया गया है। खबर है कि आदेश में कहा गया है कि नए जिले में स्थानांतरित शिक्षकों का वेतनमान वही रहेगा जिस वेतनमान पर वे अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे। स्थानांतरित शिक्षकों की लिस्ट में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उनके स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा। झारखंड में चुनावी हलचल हुई शुरू, पूर्व मंत्री सरयू राय ने थामा जदयू का दामन। झारखंड के पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने रविवार को बिहार के पटना में जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। खबर है कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मीडिया की खबरों को माने तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व सरयू राय को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में बड़ा दांव खेला है। खबरों की माने तो जदयू की सदस्यता ग्रहण करने पर संजय झा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका पिछले कई दशकों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सरयू राय के आने से झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने झारखंड के जदयू अध्यक्ष खीरू महतो के अलावा झारखंड में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। इससे पहले झारखंड में बड़ी सियासी समझ रखने वाले दिग्गज नेता सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब तक 70,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि आवेदन 22 अगस्त तक जमा होगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 23 जुलाई को ही शुरू हुई थी। अब तक एग्जाम में शामिल होने के लिए 70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। बता दें कि झारखंड में 7 वर्ष बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। इसका सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। बता दें कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। इस वर्ष परीक्षा में सफल होने के लिए ओवरऑल न्यूनतम अंक के साथ सभी विषयों में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। बता दें कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को हर खंड में न्यूनतम 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थी को हर खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा। झारखंड में फील्ड वर्कर के 510 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग रांची के तहत फील्ड
वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 510 रिक्तियों को भरना है। बता दें कि उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिकुलेशन 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर यूएन ने जारी की चेतावनी। बता दें कि टेक्नोलॉजी की ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके प्रत्येक 4 में सिर्फ एक देश ऐसा है जहां स्कूलों में स्मार्टफोन बैन है। विशेष रूप से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी जीईएम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन बच्चों के आसपास रखते हैं तो इससे उनका ध्यान भटकता है और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस बात की जानकारी होने के बावजूद 25% से भी कम देशों ने शैक्षिक सेटिंग्स में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर, उससे बच्चों का ध्यान भटक सकता है और ऐसे में स्कूल या घर उनके सीखने का माहौल प्रभावित होता है। रिसर्च से पता चलता है कि कोई भी छात्र का ध्यान अगर एक बार टेक्नोलॉजी के कारण से भटक जाता है तो उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने में 20 मिनट का समय लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों को क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मसलन जब छात्र गैर एजुकेशन वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो क्लासरूम में शोर होता है। बता दें कि यूएन एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन के लिए किया जाना चाहिए। देश के इन शहरों में बीएसएनएल ने 5G लॉन्च करने का किया ऐलान। बीएसएनएल ने 5G सेवाओं का ट्रायल शुरू कर दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इस ट्रायल की पुष्टि की है और उन्होंने 5G नेटवर्क का उपयोग करके एक वीडियो कॉल भी शेयर किया। खबरों की माने तो मंत्री ने कहा कि कंपनी जल्द ही 5G का कॉमर्शियल रोल आउट भी शुरू करेगी। फिलहाल बीएसएनएल अपनी 4G सेवाओं को लॉन्च करने के साथ साथ 5G की भी तैयारी कर रहा है। बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क का विस्तार कई प्रमुख शहरों में शुरू कर दिया है। इसके अलावा 5G की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और इस महीने के अंत तक इसकी शुरुआत की जा सकती है। बीएसएनएल के 5G नेटवर्क की शुरुआत बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पहले होगी। इसके बाद यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में 3 जुलाई को एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी थीं। इसके बाद से बहुत से उपयोगकर्ता बीएसएनएल की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। सेमीकंडक्टर की दुनिया का बादशाह बनेगा भारत। टाटा समूह ने सेमीकंडक्टर के दिशा में बड़ा कदम उठाया है। टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने असम के मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की है, जिसका भूमि पूजन हो गया है। टाटा की इस कंपनी में स्वदेशी रूप से डेवलप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर दिन 4.83 करोड़ चिप की मैन्युफैक्चरिंग होगी। टाटा की इस परियोजना को 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट जो चीन की बेचैनी बढ़ा रहा है, उसे चीन से सटे बॉर्डर एरिया में ही तैयार किया जा रहा है। जिस चीन को अपने सेमीकंडक्टर हब होने का गुमान था, उसी चीन के बॉर्डर एरिया में टाटा चिपसेट प्लांट लगाने जा रही है। जाहिर है कि टाटा की इस प्लान के चीन की सीटीपीटी जहां प्लान ने चीन की सीटीपीटी गुम कर दी है। चीन दुनिया का बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश है, जिसे कार, मोबाइल समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल किया जाता है। इसी सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाने के लिए टाटा समूह ने चीन के बॉर्डर स्टेट असम सरकार के साथ 60 साल के लिए एक लीज एग्रीमेंट साइन की है। इसे असम के मोरीगांव जिले में लगाया जाएगा।